माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 101 श्री रविंद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन। माननीय मंत्री महोदय, श्री अरुण नेहरू। Sir, thank you for the opportunity, sir. Sir, supplementary question is the dollar has strengthened considerably in the last year, sir, and the rupee has also consecutively weakened. I want to request the government to see if there's any plans to manage on the weakening of the rupee, and hence the amount of the rupee outgo has also increased considerably. So my question is to request the government for contingency plans to manage that situation. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य बाजार आधारित होता है और यहां तक कि कोई रेंज भी निर्धारित नहीं की जाती है और सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। विशेष परिस्थिति में आरबीआई द्वारा डॉलर की सप्लाई पर निगरानी रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 श्री महेश कश्यप। धन्यवाद सभापति जी। क्या युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में राज्य संघ, राज्य क्षेत्र, बार राष्ट्रीय युवा कोर NYC योजना के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं? क्या सरकार उक्त योजना के प्रशिक्षण, प्रेक्षण और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई उपाय कर रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का ओडिशा में विशेषकर भद्रक और बालासोर जिले में उक्त स्वयंसेवकों की तैनाती प्रशिक्षण में सहायता या कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? हाँ बस ठीक है। और माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछो, पूरा नहीं, हाँ ना तो ये करेंगे। ठीक है ना माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। सदस्य जी ने जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने NYC स्कीम के बारे में पूछा है और पूरा टोटल जो है हमारे देश में हर राज्य में से 13,206 पूरी अपॉइंटमेंट की जाएगी। उसमें से अभी 3,058 अपॉइंट हमने किए गए हैं और अभी ऑन गोइंग प्रोसेस 8,395 जो ऑन गोइंग प्रोसेस है। और जो उन्होंने पूछा कि जो सदस्य नियुक्त की जाते हैं तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आते हैं उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन किया जाता है कि जितने भी हमारे युवा भारत को, माय भारत के लेके जो भी योजनाएं चल रही तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। ठीक है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, NSS जो है देश के लिए, युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन मेरा जो क्षेत्र है बस्तर, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और कहीं ना कहीं हमारे युवा बीच बीच में भटकते रहते हैं। इसीलिए आने वाला समय में बस्तर क्षेत्र के लिए स्पेशल कोई NSS जो राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अंदरूनी क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा। और हमारे जो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जो जिला है, आज भी उस क्षेत्र के युवा कहीं ना कहीं मुख्य धारा से विपरीत रहते हैं। भले पढ़े लिखे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका धारा विपरीत होता है। उनको ठीक करने के लिए क्या और आगे योजना हम कर सकते हैं? माननीय मंत्री महोदय। सर, NSS जो स्कीम है वो हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ अलाइन की हुई स्कीम है और वो स्कीम का यही मकसद है कि हम यूथ को नेशनल यूथ को मोबिलाइज करें नेशनल बिल्डिंग के लिए, और जो हमारे यूथ क्लब है उसको एक्टिवेट करें और लीडरशिप को एनहांस करने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। और हर कॉलेजेस में NSS के प्रोग्राम चल रहे हैं आज पूरे देश में। धन्यवाद।
प्रताप चंद सारंगी जी, अमराराम जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि बिहार में 1088 लगाए और राजस्थान में 0 है। मेरा निवेदन है राजस्थान में क्यों नहीं लगाए गए और इन स्वयं सेवकों को क्या भत्ता दिया जाता है? सीखो कमाओ जैसी योजना है तो निश्चित रूप से क्या सरकार मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे? मंत्री जी। सर, जैसे मैंने पहले बताया कि कई राज्यों में ऑनगोइंग प्रोसेस ये सदस्यों को अभी सिलेक्ट करने का प्रोसेस चल रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी रहती है जहाँ पे 3 सदस्य गठित किए जाते हैं उनके थ्रू ये प्रोसेस मतलब कई राज्य बाकी है उसमें चल रहा है। और जो उन्हें हर महीने जो भत्ता दिया जाता है अभी 5,000 उनको हर महीने दिया जाता है और राजस्थान में भी हम जल्द से जल्द करेंगे वो। टी सुमति। 02. So thank you very much, sir. 102 Mishuria. So Tanjavur District Sports Complex synthetic athletic track was sanctioned 7 crore in 2017 under Khelo India scheme. Only 3.50 crore has been released so far despite full work completion and inauguration in 2025, sir. The remaining 3.50 crore balance awaits central sanction, delaying maintenance and youth sports training programs, sir. Sir, Tamil Nadu's NYC volunteers remain underdeployed without adequate sports infrastructure support, sir. In this context, through you, sir, I would like to ask the Minister, Honourable Minister, sir, when will the amount be released for Tanjavur spending 3.50 crores? Will it be very imminent and immediately? If so, I would like the Minister to also give the timelines for clearing the funds, sir. Thank you very much, sir. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है। अभी जो क्वेश्चन है यूथ मिनिस्ट्री का चल रहा है, लेकिन उनकी जो भी समस्या है जब वो आके हमें मिलेगी तो उसके बारे में तालियां क्यों बजा रहे हो? बता दो, एक ही बात है, जवाब दे दिया को। तालियां क्या बताते हैं? ये सब मैं उनको जवाब बाद में दे दूंगी जब वो मिलेगी। तालियां क्यों बजा रहे हो उसमें? स्पीड रखा करो, कोई भी क्वेश्चन पूछे खट जवाब, हाँ भी जवाब। हाँ, ईटी मोहम्मद बशीर। Sir, this NYCS scheme is very good, sir, actually. This is to act the youth as a role model for the younger people, especially towards the enhancement of public ethics, probability and dignity of labor. In addition to that, sir, the very important thing, it was also envisaged to use budding generation as messengers of humanity and communal harmony. I would like to ask, sir, what program of action is there? Are you verifying the situation? Have you analyzed the progress of the work? If so, let me know, kindly let me know what exactly is the program of action envisaged to this direction. महोदय, माननीय सदस्य ने युवा की शक्ति का उपयोग के बारे में प्रश्न पूछा है। बहुत अच्छा विषय है क्योंकि देश की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये हमारे फेवर में है। देश के युवा ये देश की शक्ति होती है। ये देश के युवाओं को देश के राष्ट्रीय प्रवाह के साथ जोड़ के, सामाजिक एक्टिविटी के साथ जोड़ के, स्पोर्ट्स के साथ जोड़ के, विकसित भारत के संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने रखा है, इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए उसके साथ जोड़ के, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा है कि देश में हमें 1 लाख ऐसे यूथ लीडर तैयार करना है जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। ये भी ऐसे यूथ जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसके माता पिता पॉलिटिक्स में ना हो, सामान्य बैकग्राउंड से हो, और उसमें लीडरशिप कैसे डेवलप हो, उसके लिए माय भारत के द्वारा, माय भारत एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है। NSS, स्काउट गाइड्स, NCC सब भी उसके अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म में पर आज 2 करोड़ से अधिक यूथ स्वयं रजिस्टर हुए हैं। रजिस्टर होने के बाद अलग अलग टाइप की यूथ एक्टिविटी, यूथ क्लब के द्वारा वहाँ सामाजिक जागृति के साथ जुड़ना, यूथ क्लब के द्वारा सोशल एक्टिविटी के साथ जुड़ना,
यूथ क्लब के द्वारा स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना, यूथ क्लब के द्वारा सेवा के कार्य के साथ जोड़ना, यूथ क्लब का उपयोग करते हुए देश हमारा बहुत बड़ा है और ह्यूज डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी को समझने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रवास करना, वहाँ ले जाना, हमारी देश की सरहदें है उसका अध्ययन करना, इस हमारे जो फर्स्ट विलेज है उसकी मुलाकात करके एक सप्ताह तक वहाँ रहना, देश के युवा अपने स्वयं को विकसित कर सके इसके लिए नंबर ऑफ टाइप की यूथ क्विज कंपटीशन का आयोजन करा जाता है। ये यूथ कंपटीशन के साथ जुड़ के अभी भारत सरकार ने 12 जनवरी को देश में युवा दिन मनाया जाता है। ये देश के युवा दिन के लिए 3 दिन तक 10, 11, 12 3 दिन के लिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग होता है। उसके लिए सार्वजनिक माय भारत के प्लेटफॉर्म पर कंपटीशन होती है। एक कंपटीशन में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के युवा की एनर्जी और देश के युवा का विजन 50 लाख से अधिक युवाओं ने ये 3 दिन के कार्यक्रम में जोड़ने के लिए क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा। उसमें से कंपटीशन में निकलते उन्होंने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करेंगे, ऐसे कंपटीशन का एक्सपर्ट लोगों के सामने प्रेजेंटेशन होगा और उसमें जो सक्सेस होकर निकलेंगे अध्यक्ष महोदय, वो 3000 युवा दिल्ली में आएंगे, प्रधानमंत्री जी के सामने 2 दिन तक प्रधानमंत्री जी 2 दिन उपस्थित रहेंगे और 2 दिन तक विकसित भारत कैसा होना चाहिए, युवाओं के विचार का विकसित भारत कैसा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन रखेंगे। ये युवाओं के लिए जो एक्टिविटी हो रही है वो भारत निर्माण में, विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्वेश्चन नंबर 103 103 श्री दिनेश भाई मकवाना। प्रश्न अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 103 माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न यह है कि प्रसाद स्कीम के इन 54 स्थलों पर स्थानीय पर्यटन से मिलने वाले आर्थिक लाभ को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ किस प्रकार का समन्वय स्थापित किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसाद स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2014-15 से देश के धार्मिक स्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव में, उनके एक्सपीरियंस में अभिवृद्धि हो, उनके धार्मिक पर्यटन की सुविधा के स्तर को बढ़ाया जा सके, इस दृष्टिकोण से लागू की गई थी। वहाँ किसी भी तरह का इकोनॉमिक मॉडल की उससे लाभ हो इस तरह की दृष्टि नहीं थी। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि प्रसाद स्कीम में जिस तरह के इनिशिएटिव्स इन 54 स्थानों पर लिए गए और जो प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं, वहाँ आने वाले पर्यटकों के अनुभव में भी अभिवृद्धि हुई है और साथ साथ में वहाँ पर्यटकों का फुटफॉल भी उसके चलते हुए बढ़ा है। राज्य सरकारें मिलकर के, भारत सरकार के साथ में मिलकर के इस तरह के पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों के जो है पर्यटन में जाने वाले पर्यटकों के अनुभव के लिए, अभिवृद्धि के लिए काम करती है। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार पूरी हो चुकी परियोजनाओं को रखरखाव के संचालन के लिए स्थानीय निकायों और ट्रस्टों के क्षमता वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करने की कोई रूपरेखा बनने पर विचार कर रही है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसाद स्कीम का जो जब रचना की गई थी, उसकी कल्पना की गई थी, उसमें इस तरह का विधान किया गया था कि प्रोजेक्ट्स मोटे तौर पर या तो मंदिर के समितियों के द्वारा मंदिरों का रखरखाव होता है या स्थानीय प्रशासन के द्वारा होता है। वहाँ उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए बाद में जो है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद में उस पर ठीक से काम हो, उसके लिए ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से काम पूरा होने के बाद भी 5% धनराशि को 1 साल तक प्रॉपर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चल रहा है उस तक के लिए रोक करके रखा जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो है एज पर स्कीम एंड स्कीम्स गाइडलाइन
ये राज्य सरकारों का और स्थानीय प्रशासन और मंदिर की समितियों का विषय होता है, तो अंततः उन्हीं को इसको लेकर के आगे काम करना होता है। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं, जैसे कि प्रसाद योजना बहुत ही महती योजना है जिसके अंतर्गत तीर्थ स्थलों एवं विरासत स्थलों का विकास किया जाता है। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण तीर्थ एवं सांस्कृतिक धार्मिक महत्व वाले स्थल सिरपुर और राजिम को तीर्थ यात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना में शामिल किया गया है क्या? और दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसको मंत्रालय के द्वारा कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आपका विभाग मंगवाने का कार्य कर रही है क्या? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसाद स्कीम में सिलेक्शन के लिए स्कीम के निर्माण के समय 5-10 साल पहले जो क्राइटेरिया तय किया गया, मैं राज्य सरकार की अभिशंसा पर वहाँ पिलग्रिम्स का जो फुटफॉल होता है, तीर्थयात्रियों का जो फुटफॉल होता है, दूसरा उस स्थान की कल्चरल और धार्मिक महत्ता कितनी है, इसके आधार पर कल्चर जो है वहाँ एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इसको दृष्टिगत रखते हुए, और साथ साथ में उस स्थान की रेजिडेंट पॉपुलेशन कितनी है, और साथ में जो संस्था राज्य सरकार अथवा मंदिर समिति जो उसको कराने के लिए आ रही है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इन सब के आधार पर एक समग्र निर्णय करके ऐसे प्रोजेक्ट्स का जो है सिलेक्शन किया गया था। माननीय सदस्य जिन 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा कर रही है उसके इस तरह के कोई भी प्रस्ताव अभी राज्य सरकार ने नहीं भेजे हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर जब प्रस्ताव भेजेगी उस पर इस तरह के विचार किए जा सकते हैं। मैं सदन के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि प्रसाद स्कीम जो है जो फाइनेंशियल साइकिल के साथ में अलाइन थे, क्योंकि फाइनेंशियल साइकिल अब समाप्ति के ओर पर है, तो मंत्रालय नए सिरे से स्कीम्स की रचना करने पर अभी विचार कर रहे हैं। श्री एम के विष्णु प्रसाद। Thank you, Mr. Speaker, sir. Sir, during Amavasya, Paurnami, and during Sabarimala season, and in Tiruvannamalai and in my constituency, Virudigirishwara temple in Kadalur, lot of pilgrims come beyond the imagination and expectation. So in that case, the railways has to send more trains. I would like to know through the Honorable Speaker whether the Union government has any easy mechanism so that the railway tourism coordinate properly and ensure maximum transit during this festival period, sir. Thank you, sir. The festive seasons and festive periods, railway looking towards the requirement and need of the trains to be operated. They plan and operate trains. During the Kumbh also, they have operated several trains, and all other festivals, they plan in advance and operate the trains. If at all anything comes under the knowledge of Honorable Member, he can contact with the Railways or Minister of Tourism. We will try to extend support for that. Srimati Pratima Mandal. Thank you, Honorable Speaker, sir, for allowing me one supplementary question. Again, question number 103. Sir, Ganga Sagar, the second largest pilgrimage congregation after Kumbh, have been denied any coverage under Swadesh Darshan or Prasad scheme. So what is the reason for the continued exclusion of Ganga Sagar from National Pilgrimage Scheme despite its clear religious and tourism importance? And will the minister consider including Ganga Sagar under the scheme? Thank you, sir. महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सदस्यों के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल को भारत सरकार ने कोस्टल सर्किट में 68 करोड़ रुपीस और वेलूर मठ जो है प्रसाद स्कीम में पहले उसके डेवलपमेंट के लिए 31 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन उसके बाद की सभी परियोजनाओं, स्वदेश दर्शन 2, प्रसाद स्कीम जो स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स थे, उन किसी भी परियोजना में पश्चिम बंगाल सरकार ने, पश्चिम बंगाल प्रदेश ने किसी तरह की सहभागिता नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी जब विभिन्न स्कीम्स में पश्चिम बंगाल ने कहीं किसी तरह का कोई प्रपोजल भारत सरकार में सबमिट नहीं किया,
अगर प्रपोजल जब तक सबमिट नहीं होगा भारत सरकार, क्योंकि राज्य का विषय है प्राइमरीली, उस पर किसी तरह का विचार करते हुए आगे नहीं बढ़ सकती। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह करूंगा कि जो है उस स्थल की महत्ता, गंगा सागर भारत के जो इंडियन माइथोलॉजी, भारत की सांस्कृतिक सभ्यतागत इतिहास में गंगा सागर की अत्यंत महत्ता है, इसलिए उसको लेकर के किसी तरह का, उसको लेकर के जो है भारत सरकार में किसी तरह का कोई वैचारिक विरोध नहीं है, लेकिन अंततः परियोजना के लिए डीपीआर बनाना, प्राइमरीली उसको कंसीव करना, प्रोजेक्ट को भारत सरकार में सबमिट करना, इस तरह से ये राज्य सरकार को प्राथमिकता के साथ में करना है। मैं माननीय सदस्यता को कहूँगा कि राज्य सरकार इसमें अपना प्रस्ताव भेजेगी तो भी उस पर विचार किया जा सकता है। श्री शशांक मणि। क्या आपके माध्यम से सरकार से प्रश्नकाल को छोड़ा करो। प्रसाद स्कीम के तहत देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर के आसपास के तमाम सांस्कृतिक और धार्मिक जो स्थान है उसको समग्र रूप से विकसित करने के लिए टूरिज्म और सांस्कृतिक सर्किट बनने की आवश्यकता है। क्या इस पे सरकार विचार कर रही है और इसके लिए किस प्रकार के साधन उपलब्ध कराएगी जिससे व्यापक रूप से रोजगार और आर्थिक व्यवस्था पे वृद्धि होगी? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले उत्तर में कहा था कि प्रसाद स्कीम क्योंकि फाइनेंशियल साइकिल के साथ में अलाइन थी, हमने उस पर जो है सर्किट्स पर पिछले 10 साल में अनेक प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे, 54 प्रोजेक्ट सैंक्शन करके उनको कंप्लीशन के लिए काम किया है। अभी स्कीम रीडिज़ाइन और रीवैम्प करके रीडिज़ाइन करने पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में नई परियोजना, नई स्कीम के अंतर्गत स्टेट अगर प्रपोजल बना करके भेजेगी तो उस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा सकता है। निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये प्रश्न पूरा का पूरा मेरे लोकसभा का है और मैं सरकार को बधाई। आपको बुला दिया ना, आपको तो आशा नीति बुलाऊंगा मैं, फिर बुला दिया ना मैंने। नहीं, आपके ऊपर तो हमेशा आशा है सर, आप ही के ऊपर तो विश्वास है। आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा तो ये सदन चल ही नहीं पाएगा सर। ये भारत सरकार ने अपने जवाब में, आज मंत्री महोदय ने जिक्र किया है कि मेरे क्षेत्र में 36 करोड़ 79 लाख रुपया जो है देवघर के लिए प्रसाद योजना में उन्होंने दिया है। इसका उत्तर है सर, 5 करोड़ लोग वहाँ जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है और शक्तिपीठ। लेकिन इस प्रश्न में जो ये कहा गया कि इसका रख रखाव है सर, रख रखाव की जो जिम्मेवारी है जिन एजेंसीज को दी गई है वो रख रखाव प्रॉपर उसका नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। दूसरा, वो जो पूरा इलाका है वो अंग क्षेत्र, वो कर्ण की राजधानी हुआ करती थी। तो जैन जो पारसनाथ, इस प्रश्न में जो पूछा गया है सर कि पारसनाथ जैनियों का सबसे बड़ा केंद्र है और पारसनाथ से जो सटा हुआ एक जगह है भागलपुर जो अंग प्रदेश में है, चंपापुरी, भगवान वासुपूज्य जी का 5 कर्म जो है वही हुआ। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा कि बनारस और भागलपुर ये दो जो है एक ऐसे हैं जहाँ की उत्तर वाहिनी गंगा का बड़ा केंद्र है। हमारे यहाँ बटेश्वर स्थान है जो मेरा गांव है और दूसरा सुल्तानगंज है जहाँ से कि गंगा जल लेकर देवघर में लोग आते हैं। मेरा मंत्री महोदय से ये प्रश्न है सर कि अंग क्षेत्र में जो पारसनाथ है, जो चंपापुरी है, जो मंदार पर्वत है, जो फॉसिल है, जो देवघर है, जो दुमका है, उसमें जो बासुकीनाथ है, इसको प्रसाद योजना या किसी सर्किट योजना में जोड़कर क्या अंग के लिए कोई नई स्थिति हम पैदा कर सकते हैं या भारत सरकार इसके बारे में सोच रही है? जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर वही निवेदन करूंगा कि स्कीम जो है वो रीवैम्प हो रही है, नए सिरे से स्कीम को डिज़ाइन किया जा रहा है और उसके बाद में अगर राज्य सरकार इसमें प्रस्ताव करेगी। लेकिन मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वदेश दर्शन में जब हम पहले सर्किट बना करके सर्किट्स के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे, अनुभव ये आया था कि सर्किट डेवलपमेंट में जो है जिस गंभीरता के साथ में पूरे सर्किट पे डेवलपमेंट होना चाहिए उस पर नहीं हो पाता है। तब हमने स्वदेश दर्शन 2 में सिर्फ डेस्टिनेशन स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए काम किया था, क्योंकि पुराना अनुभव भी ये था कि 2004 से 14 तक बहुत छोटी छोटी टोकन धनराशि जो है वो टूरिज्म मिनिस्ट्री डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन करता था और लोगों को 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे जिनकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2000 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट रजिस्टर्ड नहीं होता था। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में
हमने परिवर्तन किया और हम पूरा डिटेल्ड स्पेसिफिक एक स्थल को डेवलप करें तो उसको पूरा कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करें, इस दृष्टिकोण से हमने काम किया है। और हम सब के संज्ञान में है कि किस तरह से इन सारे बड़े तीर्थ स्थानों पर जिस तरह से जो है कॉरिडोर्स बने हैं, जिस तरह से वहाँ महाकाल लोक उज्जैन में बना है, उसके कारण से एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस में परिवर्तन हुआ है। आने वाले समय में नई स्कीम के तहत राज्य सरकार से जो प्रतिवेदन प्राप्त होंगे उसके ऊपर सकारात्मक रूप से सरकार विचार करेगी। क्वेश्चन नंबर 104 श्री डॉक्टर के काव्य। Thank you, Speaker, sir. Question number 104. माननीय मंत्री महोदय। सर, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। Sir, even after 4 phases of PM Shri school selection, sir, only 12,079 schools were selected against the original target of 14,500 schools, which is not even crossing 1.5% of the 10 lakh government schools, sir. So through you, I would like to request the minister, Central Education Minister, to relax the restrictive norms and raise this to 10% of government schools, because most of the children are from SC, ST, BC and minority background, sir. And I will also request the minister to allocate funds for the Young India integrated schools, which state government has initiated. Through you, I would like to ask for further more funds for the construction of these buildings, sir. सर, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको आइडियल रूप में दिखाने के लिए इन पीएमसी स्कूलों का प्रावधान लाया गया और जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसमें 27,360 करोड़ और 5 साल में इसको खर्च करने के लिए प्रावधान रखा है और उसमें सेंट्रल शेयर लगभग 18,128 करोड़ है। टोटल जो इसमें 34 स्टेट्स, यूटीज और उसके साथ साथ केवीएस नवोदय विद्यालय उन्होंने मऊ साइन किया है। 2 स्टेट्स है अभी तक जिन्होंने इसमें सहमति नहीं दी, एक तमिलनाडु और दूसरा है वेस्ट बंगाल। बाकी जो आप जानते हैं कि इस आदरणीय सदस्य ने जो पूछा कि इसको और क्यों और इसको थोड़ा लचीला किया जाए, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि एनईपी को आइडियल रूप से दर्शाने के लिए इन स्कूलों का चयन किया जाता है, तो इसलिए इसका सिलेक्शन के लिए 3 स्टेज एक प्रोसीड्योर है, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। स्टेज 1 में स्टेज और यूटीज जो साइन करते हैं एमओयू, उसमें उसके बाद हम दूसरे स्टेज में आते हैं जिसमें पूल ऑफ स्कूल दोज आर एलिजिबल टू बी सिलेक्टेड एज द पीएमसी स्कूल आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम बेंचमार्क थ्रू यूडाइज डेटा जो राज्य सरकार ही देते हैं हम सबको। तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए कुछ बेंचमार्क रखा जाता है कि एटलीस्ट द स्कूल्स शुड हैव इट्स ओन पक्का बिल्डिंग और ग्राउंड कंडीशन और ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो कंडीशन को माना जाता है। इसको अगर रिलैक्स करेंगे तो पीएमसी स्कूल का जो लक्ष्य है एनईपी को ठीक तरीके से भूमिगत करना वो सही नहीं होगा। Honorable member. Sir, I feel so sad to say this, sir. A SC female, sir, from National Sanskrit University was sexually abused by her assistant professor initially, and then followed by another assistant professor who blackmailed her with her videos, and she has just given a complaint in the anti-sexual harassment committee, but she didn't seek any justice. So she went back to her hometown, Orissa, and then even after the parents came to know about this, and there is no justice given to a SC female after facing so many hardships in her life to reach up to university level. Our government, central government is talking about Beti Padhao, Beti Bachao. What the government is going to protect, how the government is going to protect the females, the scheduled caste, the underprivileged students, sir. And there is also narcotic usage in such universities, sir, where the students are getting drug addicts, and no one has a chance to shatter anybody's dreams, sir. I kindly request the minister,
how he is going to take the measures and actions. Sir, Adhyaksh Mahoday, the question was related to the PMC school and specifically about the Kakatiya University and about the Warangal district. And what are the steps to provide the scholarship about the SC/ST student. I think I really appreciate the concern of the honorable member, but I think this question is not associated with the question asked by the honorable member. वीरेंद्र सिंह, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पीएम श्री योजना के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी चंदौली में कितने स्कूल लाभान्वित हैं और कितने बच्चे उसमें जो है प्रवेश पाए हैं और उनको क्या-क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं और क्या आप आदिवासी और गरीब बच्चों के लिए अलग कोई योजना बना रहे हैं या फिर सबको इसी योजना में शामिल किया गया है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगा है, तो एट प्रेजेंट दैट वो मेरे पास नहीं है। मैं उनके साथ संपर्क करके उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिला दूंगा। बाकी जो मैंने पहले ही बताया कि पीएमसी फंड हमने कितना अप्रूव किया है, बाकी स्टेटों के लिए भी अगर स्टेट वाइज बोरा हम चाहते हैं तो माननीय मेंबर को हम दे सकते हैं। बाकी दूसरे पोर्शन में आते हैं कि मेजर फीचर्स के जिसमें कि हमने लगभग यूपी में 1725 स्कूल है जिनको हमने दिया है, इस पीएमसी के तहत उनको सिलेक्शन किया है। और जो फैसिलिटीज़ है जो बच्चों को मिलता है पीएमसी स्कूल में कि जिसके द्वारा बच्चे और भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाए, उसमें कंप्यूटर लैब, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम, वोकेशनल स्किल एजुकेशन, इंटरनेट फैसिलिटी, लाइब्रेरी विद गुड फर्नीचर, diverse collection of books with computerized entry of issuing the books, fully equipped integrated science lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, playground with well-equipped sports facilities, green school feature, capacity building of the school principal and teachers, and several others. I am not going to the details because आप ये बता दें, एक विद्यालय में 50 करोड़ रुपए मिलते हैं ना? हाँ, ये बताओ। एक विद्यालय में लगभग 50 करोड़ रुपया दिया जाता है, जिसके माध्यम से हमने जो इतने सारे। देखो, बात ये कि एक विद्यालय 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, धीरे धीरे विद्यालय बनेंगे, एक साल में नहीं बनते सारे। ठीक, बताइए आगे चलो। अब सब अपने यहाँ विद्यालय बनाना चाहते हैं, पीएम श्री विद्यालय बनाना चाहते हैं, समय लगेगा, अच्छी योजना है। कांगेन मुर्मू जी। ধন্যবাদ সভাপতি মহাশয়। যে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাই যে এই স্কিম এত সুন্দর স্কিম যেটার মাধ্যমে আরও বেশি আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি আমাদের সমস্ত যে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিগুলোকে, সেই ক্ষেত্রে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আপনার মাধ্যমে জানতে চাই স্যার যে রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি কি, যদি দয়া করে মন্ত্রী মহোদয় জানান। स्पीकर सर, मैं आपसे परमिशन मांगता हूं, माननीय सदस्य ने बांग्ला में यानी मेरे मातृभाषा। आप बांग्ला में बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। बांग्ला में मैं अच्छा, थैंक यू। माननीय स्पीकर महोदय, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সদস্যকে অবগত করাতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রুসার যে প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপ, সেই দুই ধাপে আমাদের সাথে অর্থাৎ কেন্দ্র সরকারের সাথে ছিল এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গে 206টি প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভ করা হয়, যার টোটাল কস্ট 903.45 কোটি টাকা ছিল। তার মধ্যে সেন্ট্রাল শেয়ার 545.65 কোটি টাকা ছিল এবং তার মধ্যে 385 কোটি টাকা সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রিলিজ করে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের সাথে আজকে জানাতে বাধ্য হচ্ছে এই পবিত্র হাউসে মাত্র 61টা প্রজেক্ট এখনো পর্যন্ত কমপ্লিট হয়েছে, 145টা প্রজেক্ট এখনো অনগোয়িং, এখনো কমপ্লিট হয়নি।
আমি এই পরিস্থিতি দেখে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আমি লেটার পর্যন্ত দিয়েছি যাতে এই প্রকল্পগুলোকে দ্রুত করা হয়। লেটারের ডিও নাম্বারও আমি উল্লেখ করে দিচ্ছি মাননীয় স্পিকার স্যার, যে আমি আগস্টে 30 আগস্ট 2025-এ আমি আমার তরফ থেকে চিঠি লিখি যাতে এই প্রকল্পগুলোকে তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতে কমপ্লিট তো করছে না। রুসার পিএম উষা যখন আমাদের যে পরিবর্তিত যে স্কিম, সেই স্কিমে পর্যন্ত অংশগ্রহণ করছে না। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বঞ্চিত হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্ররা বঞ্চিত হচ্ছে, ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করতে চাই যে আপনারা এই প্রোগ্রামে আসুন। 105 अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 105। गौरव गोगोई जी, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, अगर आप असम के चाय बागान की दृश्य देखें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी है और महिलाओं के श्रम के पीठ पर बागान के मालिक और बड़े बड़े उद्योगपति अपना मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जब भी वार्तालाप होता है बागान के मालिकों के बीच, यूनियन के बीच, सरकारों के बीच, तो उन चर्चाओं में महिलाओं की भागीदारी ना के मुमकिन है, जिसके कारण महिलाओं की जो वास्तविक समस्या है, चाहे वो टॉयलेट की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य अनीमिया की समस्या हो, चाहे वो ड्रग्स की समस्या हो, चाहे वो शराब की दुकान की समस्या हो, चाहे घरेलू हिंसा की समस्या हो, इन समस्याओं को लेकर जो व्यापक चर्चा और सिद्धांत उन सरकार और इंडस्ट्री के बीच में, यूनियन के बीच में जो होनी चाहिए नहीं होती, और इसलिए सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित हमारी महिलाओं श्रमिक हैं। मेरा दरखास्त है वर्तमान के हमारे सरकार से कि क्या वो एक ऐसा प्रस्ताव लाएंगे जहां पर इंडस्ट्री, यूनियन और सरकारों के बीच में जब चाय के उद्योग के साथ जब वार्तालाप हो तो उसमें महिलाओं की प्रतिनिधि उस पे सुनिश्चित हो, महिलाओं के प्रतिनिधियों की संख्या होनी चाहिए ऐसे इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और यूनियन के वार्तालाप। अध्यक्ष महोदय, माननीय तरुण जी ने चाय बागान में महिलाओं की संख्या और उसकी वेलफेयर और उसकी सुविधा के बारे में चिंता करी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि कोई भी क्षेत्र हो जहाँ महिलाएं काम करती हो, ये प्लांटेशन क्षेत्र हो या तो कोई भी व्यवसायिक क्षेत्र हो, वहाँ उसको समान वेतन मिले, उसकी हेल्थ की चिंता करी जाए, उसका रहने, उसके बच्चे के लिए ट्रेज की व्यवस्था हो और उसको मैटरनिटी की फैसिलिटी मिले और हाइजेनिक सिचुएशंस में काम कर पाए। ये बहुत आवश्यक होता है। लेकिन तरुण जी, लास्ट वीक में ही आप भारत सरकार ने ये 4 हेतुओं को सिद्ध करने के लिए 4 लेबर कोड को लागू करा है। उसके खिलाफ आप भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तब आपके मन में जो सचमुच में ये चिंता होती कि हमारी प्लांटेशन महिलाओं, हमने व्यवस्था सुनिश्चित करी है कि प्लांटेशन में काम करने वाली महिला उसको अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिले, किचन की फैसिलिटी मिले, पहले क्रेज की व्यवस्था 50 वीमेंस हो उसको भी उपलब्ध हो, ये व्यवस्था हमने ये लेबर कोड में सुनिश्चित करी है। उनके अलावा जब कोई हैजार्डस वर्कर्स में कोई काम करती है महिलाएं, ऐसी स्थिति में 1 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का इलाज के लिए कोई भी खर्च करने की चिंता हो तो आयुष्मान भारत नहीं, आपने क्वेश्चंस में तो पूछा है कि क्या उसको आयुष्मान भारत की सुविधा मिलेगी। जी, आयुष्मान भारत से आगे जाके ESIC का लाभ भी देश की सभी महिलाओं को मिलेगा। सभी प्लांटेशन वर्कर्स महिलाओं को भी ESIC के लाभार्थी के रूप में जब ESIC का लाभ देते हैं तब कोई लिमिट नहीं होती है। 1 रुपये से 1 करोड़ रुपया से भी अधिक कितना भी खर्च हो तो उसकी स्वास्थ्य की भी चिंता की जाएगी। आपने ये भी चिंता व्यक्त करी है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। बात सही है, प्लांटेशन वर्कर्स में आज 12 लाख से अधिक प्लांटेशन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसमें अधिकतर महिलाएं हैं। ये महिलाओं को भी जब बातचीत हो उसके लिए उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो,
ये भी आवश्यक है। महिलाओं की भागीदारी की भी सुनिश्चितता की गई है ताकि उनके हित में या तो लेबर और प्लांटेशन वर्कर्स और प्लांटेशन के मालिक यानी कि चाय बागान के मालिक उसके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो और उसके बीच में बातचीत करने के लिए एक कमेटी का गठन करा जाए और एक कमेटी में महिलाओं की भी उपस्थिति हो, ये आवश्यक है। ये हमने ये लेबर कोड में आइडेंटिफाई करा है, लेबर कोड में हमने फाइनल करा है। उसका लाभ हमारे आसाम की महिलाओं को भी मिलेगा, देश की महिलाओं को भी मिलेगा। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल ये है कि असम के विभिन्न चाय बागानों में सारे श्रमिक पिछले कुछ महीने में सड़कों पे आकर अपने सम्मानजनक उनको डेली वेज मिले, न्यूनतम उनको सैलरी मिले, उसको लेकर उन्होंने बार बार सरकार के पास भी गए हैं और जब उपाय नहीं मिला तो सड़क पे आए हैं, अपर असम हो लोअर असम है सब जगह। तो उनकी मांग ये है कि उनको कहा गया था कि सरकार अगर असम में आएगी तो 351 रुपीज़ उनको डेली मजदूरी उनको मिलेगा, जबकि वास्तविक में आज ब्रह्मपुत्र वैली में 250 रुपये मिल रहा है और बराक वैली में सिर्फ 228 रुपये मिल रहा है। मतलब असम में ब्रह्मपुत्र बराक में भी समान वेतन उनको नहीं मिल रहा। तो मेरी मांग ये है कि मजदूरों की जो मांग है और आपकी सरकार की जो प्रस्ताव है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन 351 रुपीज़ मिलना चाहिए, सरकार कब ये सुनिश्चित करेगी? तरुण भाई, विषय यही है कि जब लेबर कोड में यही प्रावधान है, आज तक हर स्टेट अपने अपने मिनिमम वेज तय करते थे और सिनर्जी नहीं थी। हमने 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा है, उसमें सभी को फ्लोर वेज तय करना है। फ्लोर वेज से कोई नीचे नहीं जा सकता, फ्लोर वेज से ऊपर कोई भी स्टेट अपना वेज तय कर सकता है। ये एश्योर हमने 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा है। इसलिए आज से देश में अभी से 21 नवंबर से लेबर कोड लागू हुआ है। देश में अभी कोई मिनिमम वेज के लिए चिंता नहीं रहेगी, फ्लोर वेज तय होगा और सभी स्टेट को फ्लोर वेज से एवं मिनिमम वेज रखना होगा। परिणति शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसे असम में प्लांटेशन वर्कर्स बहुत बड़े पैमाने पे है, वैसे शोलापुर, महाराष्ट्र के शोलापुर में, नासिक में बीडी वर्कर्स जो है महिला कामगार वो बहुत बड़े पैमाने पे है। करीब 1 लाख के आसपास बीड़ी कामगार है और ये सब महिलाएं होती है इसमें। जैसे आपने जिक्र किया कि हैजर्डस इंडस्ट्री, बीड़ी और टबैको सबसे हैजर्डस इंडस्ट्री है, लेकिन आज उनको आउट ऑफ नो ऑप्शन, बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन, इस इंडस्ट्री पे उनको डिपेंड होना पड़ता है। तो मेरा आपसे एक स्पेसिफिक सवाल ये है कि अगर कल सरकार बीड़ी इंडस्ट्री बंद करती है तो क्या आपके पास इन 1 लाख महिलाओं के लिए एक ऑल्टरनेटिव डिसेंट्रलाइज्ड और हेल्दी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके पास बीड़ी कामगार महिलाओं के लिए है क्या? अध्यक्ष महोदय, बात सही है माननीय सदस्य जी की। देश में बीड़ी वर्कर्स में भी महिला की भागीदारी ज़्यादा होती है, महिला का आय का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और इसलिए सभी महिलाओं को, बीड़ी वर्कर्स में काम करने वाले महिलाओं को भी उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिले। 40 साल के बाद सब भी देश के 40 करोड़ से अधिक जो भी 40 एज की एवं के सभी कामगार उसको हेल्थ चेकअप करना कंपलसरी रखा है। हमारे कई बीडी वर्कर्स के लिए हॉस्पिटल भी चल रही है। एसी के साथ भी हमने बीडी वर्कर्स के लिए इंटीग्रेशन करा है। एसी हॉस्पिटल में भी हमारे बीडी वर्कर्स में काम करने वाले कामगारों को हेल्थ सुविधा मिले, उसको हेल्थ की चिंता करी जाए, उसको सुनिश्चित रूप में वेतन मिले और उसको काम करने के लिए कोई असुविधा ना हो, वो एश्योर करा गया है। क्वेश्चन नंबर 106 श्री के सुधाकरन क्वेश्चन पूछिए। श्री मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 106 उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। श्री मानिकम टैगोर।
The Honourable Minister has mentioned in the reply that PMKVY 4.0 and NEAPS aim to support marginalized groups and underserviced regions such as aspirational district map. I come from an aspirational district, Virudhunagar, but the reply contains no data, not a single figure on how many candidates from aspirational districts have actually been trained or placed. Given that more than 600 courses and 5.6 lakh enrollments have been reported nationwide, can the minister specify, one, how many trainees are from the 112 aspirational districts? How many of them have been received boarding, lodging or transport support as claimed? 3, how many have actually been placed in wage or self-employment? Without district-wise outcomes, how can Parliament evaluate whether 8,800 crore program is reaching the poorest region that need its most, ma'am? Thank you. Madam, so under this Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, skill training is provided to the youth belonging to all sections of the society, including the marginalized section. And you know, this this project is ongoing now, and I think this PM NAP scheme facilitates a partial stipend, as mentioned in the answer, support limited to 25% of the stipend paid up to the maximum of rupees 1,500, and special special provision or special thrust has been given to the marginalized section of the society, especially the SC/ST group. And not only so, this evaluation of this, whether it is performing well or not, it has been done by the third party also, such as Niti Aayog, that training found relevant by the employees, whether PMKVY trained candidates preferred. 52% of the RPL candidates, I am just citing some observation of the Niti Aayog with the honourable member, 52% of the RPL candidates gained or expected higher salaries, and 94% employees willing to hire more PMKVY candidates. Recruitment experience rate good and very good by 67% and 80% employees. So as this especially Manik Kamji asked for the marginalized section and as well as I think this aspirational district. So I will share the district-wise data if available with us, because I know you know better than I am not the concerned minister, as the concerned minister is in another assignment. I am representing him. I will share data with you, Manik Kamji. Okay. Shrimati Shatabdi Roy. So, thank you, Madam. Under the PMKVY schemes, placements were tracked in the short-term training component only in its first 3 versions, implemented from financial year 2015 to 16 and financial year 2021 to 22. Will the minister clarify the reason for the same? It is because government could only achieve overall placement rate of 43% from 2015 till 2024, which is way below the expected rate. What steps has the government taken to improve its performance in the placement rate? Thank you, ma'am. So placement, as mentioned by the honourable member, is 43%, and it is, I think it is okay, it is quite good. And from PMKVY 4.0, a compulsory on-job training was introduced, and hence I think the placement are dealing from this 4.0. And the government and the ministry is taking the several steps to increase, such as introduction of the new courses, such as drone technology, then green hydrogen. This kind of missions, this kind of courses has been introduced by the government to make our workforce ready for the future India. Dr. Shashi Tharoor. Thank you, ma'am. I'm sorry, Mr. Minister, that answer is not totally satisfactory. The figures published indicate only 15% of the candidates trained under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
have secured job placements, which leaves the overwhelming majority without employment despite certification. In fact, there was a survey of small manufacturing enterprises in our country, and a majority of them say that the skill training initiatives are failing to reach them effectively. 71% of the small manufacturing enterprises in India report no benefits from the skill training programs. With such a deepening skill versus employment mismatch, many trained youth are either unemployed or placed in jobs unrelated to their training, pointing to weak demand forecasting and very poor alignment with industry needs. So my question to the Honourable Minister is the government undertaking any studies of this continuing mismatch between skill and employment and the low placement outcomes under the national skilling schemes? What plans do you have to improve job placements, alignment with industry, including consulting industry, and outcome-based monitoring under the Skill India program? Thank you, Madam Chair. Madam, I would like to answer this question to the Honourable Member Shashi Tharoor ji, that during the PMKVY 2.0 and PMKVY 3.0, placement of certified candidates was incentivized under the short-term training. By releasing the payment of the last tranche, that is the third tranche, that is 30% in PMKVY 3.0 and 20% in case of PMKVY. As I have mentioned earlier, that we also, independent third-party study is conducted by the Government of India, and I have shared the third-party evaluation, that is the evaluation of the Niti Aayog. The training found relevant, even I am repeating, this training found relevant by employers, and PMKVY trained candidates preferred. 52% of RPL candidates gained or expected higher salaries, and 94% employers willing to hire more PMKVY candidates. Some other steps we have taken, it has been dealing, the employment or the placement has been dealing from the PMKVY 4.0. Under 4.0, the placements are dealing from skilling to lay emphasis on empowering trained candidates to choose their career path. Further, greater emphasis is being given to empowering youth by enhancing their employability through mandatory employability training component under STT training and access to self-paced learning on SIDH. Steps being taken to enhance the employability of the candidates under PMKVY 4.0 are alignment with the industry needs, aligning job roles with the national skill qualification framework, including the employability skill modules. New age skill training is emerging, such as technologies as AI, ML, AR, VR, 3D printing, green economy sectors. Industry engagement, the collaboration with the major employers and the industries to enhance the skilling ecosystem and align the training with the industry need. Then the flexible curriculum, offering customized training programs in partnership with the various stakeholders. And the most important, I feel, that on-the-job training, the emphasis, emphasizing the industry connection through the mandatory on-job training in short-term training, ensuring the practical learning and industry exposure to the students. And integrating with the new education, according to you, Madam, you know that according to the new education policy, this skill has been integrated with the education system also. Thank you. Question number 107, Shri Mahendra Singh Solanki. 107, प्रश्न क्रमांक 107 जी रखा गया है मैडम। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने देश में ऐसे बच्चों की चिंता की जो परीक्षा को लेकर बड़े तनाव में रहते थे। उन्होंने न केवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया, बल्कि उन बच्चों पर से परीक्षा पे चर्चा के नाम पर चर्चा करके उनके तनाव और टेंशन को कम करने का भी काम उन्होंने किया। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार त्रिभाषा सूत्र का उपयोग सरकारी विद्यालय में होने लगा है, विशेषकर मध्य प्रदेश,
और मध्य प्रदेश के देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में। कि माननीय सदस्यों ने बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा कि एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मूलभूत जो आधार है उसमें एक महत्वपूर्ण आधार है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी एक या दो से ज़्यादा भाषाओं का सीखना। तो उसके द्वारा हम बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, उसमें से मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो एनईपी में दिया गया है, यानी एक बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़े, उसके बाद कोई एक भारतीय भाषा में पढ़े और उसके साथ साथ इंग्लिश भी सीखे। यानी सबसे ज़्यादा ट्रेस जो दिया गया है वो मातृभाषा के ऊपर दिया गया। एक तमिलनाडु का बच्चा तमिल में पढ़े, एक बंगाल का बच्चा बांग्ला में पढ़े, और इस तरीके की स्टेप्स लिया गया है। और इसके लिए एनसीईआरटी ने, हमारी सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में के बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। उसमें से एनसीईआरटी पब्लिश किया है 22 जो बुक्स है एनसीईआरटी के, उसमें 22 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में उसको प्रिंट किया गया है। और जो प्राइमर्स बोलते हैं हम जिसको, जिन किताबों को, वो लगभग भारत में 121 लैंग्वेजेस में उसमें इन किताबों को छापा गया है कि जिसके द्वारा बच्चा अपनी मातृभाषा जो लोकल लैंग्वेज है, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज से भी बाहर है, उसमें भी वो प्राइमर को पढ़ पाए, इसका स्टेप्स लिया गया है। और उसके साथ साथ हमारे जो पीएम ई विद्या है वहाँ पे भी मातृभाषा में, या दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहाँ पे भी मातृभाषा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़े। और जो एनईपी के जिन स्टेट, मध्य प्रदेश एनईपी का हिस्सा है, उन्होंने साइन किया है, तो उसमें भी एक 3 लैंग्वेज फार्मूला चालू होगा। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आजकल विद्यालय में न केवल विद्यार्थी तनाव में हैं, बल्कि शिक्षक भी तनाव में रहते हैं। आपके पास ऐसी कोई कार्य योजना है जिसके अंतर्गत सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में इन विद्यार्थी और शिक्षकों के तनाव को कम करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान किया गया हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि बच्चे के ऊपर से प्रेशर को घटाने के लिए इस बार से जो अपकमिंग क्लास 10 का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें सीबीएसई ने नए कुछ प्रावधान लाए हैं। साल में 2 बार बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा, 2 बार वो बोर्ड के एग्ज़ाम में वो बैठ पाएगा। तो उसके ऊपर थोड़ा जो प्रेशर जो हम जिसके बारे में हम सब कॉन्सर्न है, हमारे घर में भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो ये मानसिक प्रेशर, मानसिक तनाव जो है वो तनाव कम हो, इसके लिए 2 बार साल में एग्ज़ाम होगा। और बच्चा वो एग्ज़ाम देने के बाद जिसमें ज़्यादा नंबर आएगा उसका, किसी ने सोशल साइंस में पहले ट्रायल में किसी को 66% मिला है, दूसरे ट्रायल में 76% मिला है, तो सीबीएसई और 76 वाला उसको नंबर मार्क्स दिया जाएगा। इससे बच्चों के अंदर में जो परीक्षा का जो प्रेशर होता है कि मेरा एक दिन थोड़ा खराब चला गया तो मेरा सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, उस प्रेशर से मुझे लगता है बच्चा बाहर निकल पाएगा। और टीचरों के लिए और स्टूडेंट के लिए भी हमने जो मनोदर्पण जो व्यवस्था की है, वो मनोदर्पण के द्वारा जो हमने वहाँ पे टीचर्स और उनके भी प्रेशर घटाने के लिए वो मनोदर्पण की व्यवस्था की है, जिस इंटरफेस में स्टूडेंट एवं टीचर दोनों उसमें अपना प्रेशर को कम कर सकते हैं। श्री जुगल किशोर। 1 मिनट है, बोलो। महोदया जी, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में लाया जाए और क्षेत्रीय स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जाए। उसी संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर सरकार इस ओर ध्यान जो है वो कम दे रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जम्मू क्षेत्र की स्थानीय भाषा डोगरी को बढ़ावा देने के लिए और इसे आगे लाने के लिए
क्या गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री, शिक्षण, प्रशिक्षण और डिजिटल सामग्री हेतु एनसीईआरटी और एससीईआरटी को कोई सहयोग आपकी तरफ से रहेगा, जाके एनसीईआरटी डोगरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस संबंध में कोई कदम उठा रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मातृभाषा में शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं और इसके तहत हमने जैसे बताया कि हमने 121 लैंग्वेजेस में जो प्राइमर जो लोकल भाषा है उसमें हमने तैयार की। एनसीईआरटी बुक्स भी 22 शेड्यूल लैंग्वेज में तैयार हो चुकी है और उसके साथ साथ डीटीएच टीवी चैनल के द्वारा मातृभाषाओं में पढ़ाने की जो सिस्टम है उसको चालू किया जा रहा है, जिससे बच्चा मातृभाषा में पढ़े। क्लास 5 तक जो मातृभाषा पढ़ाया जाए और प्रेफरेबली क्लास 8 तक जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो मातृभाषा पे ही होना चाहिए, ये एनईपी कहता है। प्रश्नकाल समाप्त। एक मिनट मेरी, एक सेकंड, एक व्यक्ति बोल ले, कोई बोल ले, आप बैठ जाएं। नो। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को सदन के माध्यम के द्वारा कि क्यों आज कई दिनों से देश भर के हर एयरपोर्ट्स में हमारे ग्राहक आज जिनके डायलिसिस पेशेंट्स है, जिनके घर में शादी है, किसी को अपने बुजुर्ग के पास जाना है, इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। हमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन पे जाएंगे, लेकिन आज प्लेन के दाम 20,000 रुपए है, कॉफी का दाम 250 रुपए है और प्लेन भी सारा डिले हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार। एक ऐसा नहीं है, एक ने बोली एक बात, एक ही बात है। माननीय सदस्य ने विषय उठाया है। मैं माननीय मंत्री जी आज राज्यसभा में हैं। माननीय मंत्री जी, आप चाहेंगे तो आज, नहीं तो कल आपको विस्तृत स्टेटमेंट इस विषय पर बता देंगे, ठीक है। सभा पटल पर एक मिनट दादा, एक मिनट, थोड़ी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक, बैठ जाओ, थोड़ा शांत, बैठ जाओ, सबकी बात सुन ली। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों का कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैं माननीय सदस्यों ने कई विषय उठा भी दिए। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की गई है और मैं सबको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय देता हूं। कोई ये नहीं कह सकता पर्याप्त अवसर। जब सदन चलता है तो सबको अवसर दिया जाता है और एक दिन में 50-50 लोगों को, 70-70 लोगों को अवसर दिया है। हाँ दिया है ना, कभी भी दिया है। इस सदन में हम भी सदस्य रहे हैं। एक साल में एक बार भी नंबर बोलने का नहीं आता था। आपका हर सदन में हर माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र